Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Khalis and Roshan. Myself Dr. Khalis MBBS General Physician Consultant Physician. आज मैं बात करने वाला हूँ इचिंग से रिलेटेड चीज़ों को हम आज देखेंगे कि इचिंग के कॉज क्या है, इचिंग क्यों होता है, इचिंग में क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं और इचिंग होगा तो क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेना है और क्या-क्या हमें मेडिसिन उसमें लेना है, कौन-कौन से क्रीम लेने हैं, कौन-कौन से ऑइंटमेंट लेने हैं और कौन-कौन से मेडिकेशंस हमें उसमें देने होते हैं, ठीक है? तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तो पूरी वीडियो देखेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बीच में स्किप कर देंगे तो आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि सही नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। तो वीडियोस के साथ बने रहें और जो भी न्यू व्यूअर्स देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एटलीस्ट एक बार ज़रूर चैनल को विज़िट कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें काम की मिलेगी। इस पे हमने बहुत सारी काम की चीज़ें डाली हुई है जो डेली लाइफ में जो भी डिजीज़ होते हैं उसमें क्या-क्या करना होता है, क्या-क्या प्रिकॉशन लेते हैं, क्या-क्या मेडिसिन देते हैं। तो इन चीज़ों से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने इस पे अपलोड की हुई है और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो नीडी पर्सन है वहाँ तक वीडियो पहुँच जाए और उनको फ़ायदा हो। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम देखते हुए अभी मैं कुछ चीज़ों पे और डिस्कस करूँगा, तो आप हमारे इस वीडियो को देखिए और नियर बाय अपने जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो स्किन के डॉक्टर हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और हमसे कंसल्ट करना चाहे तो हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ इमेजेस डाला हुआ है इचिंग से रिलेटेड कि इचिंग जब होता है तो कुछ इस तरीके का स्किन पे हमें दिखता है, ठीक है? स्किन जो होता है वो रेडनेस हो जाता है, कुछ पिंपल्स टाइप के होने लगते हैं, है ना? और काफ़ी इचिंग होती है। तो इचिंग के कई सारे रीज़न भी होते हैं इचिंग होने के। तो ये हमारे क्या है कुछ इमेजेस है, एडल्ट में भी होता है, बच्चों के अंदर भी इचिंग होने लगता है ना? और जब प्रेग्नेंट लेडी होती हैं तो उनके अंदर भी इचिंग वगैरह देखने को मिलता है क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके अंदर क्या होता है हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से और कुछ मेडिकेशन वो लेती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उस टाइम भी कुछ मेडिकेशंस की वजह से इचिंग होने लगता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने ये चीज़ें बनाई है, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, तो आप लोग इसको देखिए और जो भी चीज़ें हो उसको आप गौर कीजिए और हमसे फिर बताइए अगर कुछ दिक्कत होती है तो, है ना? तो इचिंग को हम लोग बोलते हैं प्लूराइटिस भी बोलते हैं या स्किन इचिंग जो होता है इसको स्किन इन्फेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना? और इचिंग को एक्जिमा भी बोला जाता है, ठीक है? इचिंग जब होता है ना तो बदन में जिस्म में तेज़ खुजली होने लगती है, लालिमा मीन्स रेडनेस होने लगता है स्किन के ऊपर, त्वचा कभी-कभी सूजन हो जाता है, स्किन में स्वेलन होने लगती है तो त्वचा की सूजन हो गया, खुजली एवं सूखापन, ड्राइनेस स्किन होने लगता है और कभी-कभी इतना इचिंग हम लोग कर लेते हैं जिसकी वजह से ब्लड का भी वहाँ पे निकलना शुरू हो जाता है जिसको बोलते हैं रक्त का बहना, ठीक है? तो इचिंग करने में तो अच्छा लगता है लेकिन इचिंग करना इज़ नॉट परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि आप मेडिसिन लीजिए उसका, जो भी आपको इचिंग हो रहा है, जिस टाइप का भी आपको इचिंग हो रहा है, तो उसी चीज़ के बारे में आगे देखते हुए इचिंग होता क्या है, तो इचिंग जो होता है वो इरिटेटिंग सेंसेशन होते हैं, ठीक है? दैट मेक्स पर्सन टू स्क्रैच द स्किन। इस इचिंग क्या होता है इरिटेटिंग सेंसेशन होते हैं, आदमी इतना उसको इचिंग करने लगता है, खुजाने लगता है कि स्किन जो होता है वो स्क्रैच हो जाता है, ठीक है ना? तो ये बोला गया है समटाइम्स इट कैन फील लाइक पेन, बिल्कुल इतना इचिंग करने लगता है कि वहाँ पे दर्द टाइप का होने लगता है, बट इट इज़ डिफरेंट। डिफरेंस मतलब यहाँ पे ये है कि पेन तो होता है लेकिन दूसरे टाइप का पेन होता है, वो वैसा पेन नहीं होता है कि
आपको मेडिकेशन लेना हो पेन किलर टाइप का, नहीं, इचिंग इतना होने लगता है कि वहाँ पे थोड़ी जलन जलन सी होने लगती है, थोड़ा पेन पेन सा होने लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं, पीपल में आल्सो एक्सपीरियंस फील इची इन वन एरिया इन द बॉडी। तो ये बोला गया कि इंसान जो है, आदमी जो है, वो ये फील करता है कि एक एरिया में हो रहा है, कभी कभी ऑल ओवर द बॉडी, पूरे बॉडी में इचिंग हो रहा है ना, ऐसा आप लोगों को भी महसूस हुआ होगा कि किसी एक पार्टिकुलर एरिया में इचिंग हो रहा है ना। कभी कभी होता है कि पूरे जिस्म में इचिंग हो रहा है। अलॉन्ग विद द इचिंग दे में आल्सो हैव अ रैश और हाइव्स। बिल्कुल, इचिंग के साथ साथ क्या होने लगता है, वहाँ पे रैश होने लगता है, मतलब रैशनेस रैश रेडनेस रेडनेस रैश टाइप का बन जाता है, ठीक है ना, और हाइव्स टाइप का बन जाता है। तो अब ये तो था इचिंग के बारे में। अब कॉजेज ऑफ इचिंग, इचिंग जो होता है वो किन किन कारणों की वजह से इचिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इमेजेस के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की है, तो अब इसको देखते हैं। इचिंग आल्सो अकर्स ड्यू टू डिस्टरबेंस इन इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। डिस्टर्ब हो जाता है, उसके डिस्टर्ब होने की वजह से इचिंग होने लगता है समटाइम्स। स्मॉल पम्प्स, स्मॉल बम्प्स ऑन द स्किन, है ना, स्मॉल स्मॉल बम्प्स दिखने लगते हैं स्किन के सरफेस के ऊपर। स्किन कंडीशन सच एज एक्जिमा, सोरियासिस एंड ड्राई स्किन, ये सारे चीज देखने को मिलता है। एक्जिमा इचिंग इचिंग टाइप का ही होता है, और सोरियासिस में भी क्या होता है आपका, एक हमने और वीडियो बनाया हुआ है फंगल इन्फेक्शन पे, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसमें हमने सारा डिटेल में बात किया है। तो सोरियासिस एक टाइप का स्किन डिजीज होता है, ठीक है, जिस टाइप का स्किन डिजीज है, ठीक है, और ड्राई स्किन होने की वजह से भी स्किन में इचिंग इचिंग होने लगता है, ठीक है। तो अब इसका ट्रीटमेंट वगैरह क्या लेंगे वो इसी वीडियो में मैं आगे डील करूंगा, अभी तो जनरलाइज फॉर्म में मैं ये बता रहा हूँ। और समटाइम्स देखा गया है कि कुछ इरिटेटिंग केमिकल्स होते हैं, या कुछ कॉस्मेटिक जो लेडीज वगैरह होती हैं, गर्ल्स वगैरह होती हैं, वो ऐसा कॉस्मेटिक यूज कर लेती हैं कि वो उनके बॉडी के ऊपर सूट नहीं करता है, तो उसके वजह से भी कुछ रिएक्शंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन हो जाता है, जिसकी वजह से इचिंग होता है, ठीक है। तो आप जो भी कॉस्मेटिक यूज कर रहे हो जो आपके लिए सुइटेबल हो आपकी स्किन के लिए, तो आप उसी को यूज करो, अदर अदर कॉस्मेटिक को नहीं बार बार ट्राई करो, ठीक है। तो कुछ केमिकल्स हो गए, कुछ कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक क्रीम वगैरह को यूज करने से भी हो जाता है समटाइम, कुछ अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों देखते हैं, जैसा कि ऊपर हमने बताया ड्राई स्किन जिसका ज़्यादा रहता है तो उसको भी इचिंग हो जाता है। पैरासाइट्स सच एज पिंगवॉर्म, स्कैबीज, हेड एंड बॉडी लाइस, इन सब चीज़ की वजह से भी स्किन होने लगते हैं, ये सब पैरासाइट्स के अंदर आता है। इन सम केस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसा कि मैंने ऊपर बताया प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं बॉडी के अंदर, तो जिसकी वजह से, और मेडिकेशन भी उस टाइम लिया जाता है, तो जिसकी वजह से ये इचिंग इचिंग होने लगता है। जैसे कुछ डिजीज हो गया, जिसको लीवर डिजीज होगा, जिसको किडनी डिजीज होगा, है ना, थायराइड डिजीज होगा, तो इन सब लोगों में भी देखने को मिला है कि इचिंग होने लगता है। उसके बाद कैंसर, किसी पेशेंट को कैंसर है और कैंसर के मेडिसिन लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, तो कैंसर ट्रीटमेंट जब लेते हैं उसका साइड इफेक्ट देखने को बहुत मिलता है, तो उस साइड इफेक्ट की वजह से जो है हमें देखने को ये मिला कि इचिंग इचिंग होने लगता है जिस्म के अंदर, पूरे जिस्म में, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, डिजीज दैट कैन अफेक्ट द नर्वस सिस्टम में कॉज स्किन इचिंग। कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम के डिजीज होते हैं, जिसकी वजह से भी हमें स्किन में इचिंग देखने को मिला है। कुछ डायबिटीज पेशेंट होते हैं, डायबिटीज पेशेंट को भी देखने को मिला है स्किन के अंदर इचिंग होते हुए, ठीक है। तो डायबिटीज पेशेंट में भी अक्सर देखने को मिला है स्किन में इचिंग होते हुए। कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं, जैसे कुछ एलर्जेंस होते हैं, जैसे किसी को डस्ट से एलर्जन है, जैसे वो डस्ट में एक्सपोज हुआ तो उससे भी इचिंग होने लगता है। जैसे सीजनल इचिंग होता है, पोलन ग्रेन से भी लोगों को एलर्जी होती है तो उससे भी इचिंग होने लगता है ना। तो इसी तरीके से और भी चीज़ें हो सकती है, किसी किसी को जो होता है परफ्यूम लगाने से भी, परफ्यूम से एलर्जेंस होते हैं, एलर्जी होती है परफ्यूम से,
तो उसको भी इचिंग देखने को मिला है। तो इसी तरीके से और भी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से लोगों को एलर्जी हो, उसकी वजह से इचिंग हो, ठीक है। कुछ अदर कॉजेज के बारे में देखेंगे कि और क्या क्या हो सकती है। जैसे हमने बताया डायबिटीज़, ऊपर हमने डिस्कस किया, डायबिटिक पेशेंट को भी इचिंग होने लगता है, जो कि हाइपरथायराइड डिजीज जिसको है उसको भी होने लगता है, लिवर डिजीज है उसको भी होने लगता है ना। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, कुछ पेशेंट को जॉन्डिस होता है तो उसके वजह से भी साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, स्किन इचिंग हो रहा है। प्राइमरी बिलियरी सीरोसिस, जिसको लिवर सीरोसिस है उसको भी देखने को मिला है। क्रोनिक रीनल फेलियर है ना, क्रोनिक रीनल फेलियर है तो उसको भी देखने को मिला है। ब्लड डिजीज, जैसे कैंसर है किसी को, ब्लड डिजीज है तो उसमें भी साइड इफेक्ट देखने को मिला है कि उसके जिस्म में इचिंग होने लगती है। उसके बाद आता है हॉटकिंस डिजीज, माइलोमा, हुक वॉर्म इन्फेक्शन। तो ये सारे डिजीज में इन्फेक्शन में देखने को ये मिला है कि आदमी को इचिंग होने लगता है, ठीक है। अब सिम्टम, ये तो था कॉज, अब देख रहे हैं सिम्टम्स ऑफ इचिंग क्या क्या होते हैं। तो ये हमने एक इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं क्या क्या होता है। तो रेडनेस ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर क्या होगा, रेडनेस जैसा दिखेगा जिसको लालीपन बोलते हैं। उसका बाद बम्प्स देखने को मिलेगा, स्पॉट्स और ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन सरफेस है ना, इस तरीके से ये जैसे यहाँ पे स्पॉट्स और ब्लिस्टर टाइप के देखने को मिलते हैं स्किन पे। स्किन कैसा हो जाता है तो ड्राई स्किन हो जाता है, स्किन क्रैक्ड होने लगते हैं, वहाँ से स्किन फटने लगता है ना। लेथरी और स्केली स्किन हो जाता है। इरिटेटिंग ऑन द स्किन सरफेस पे कैसा हो जाता है, इरिटेटिंग टाइप का होने लगता है। उसके बाद स्मॉल बम्प्स देखने को मिलता है स्किन सरफेस के ऊपर। रेड और इरिटेटेड स्किन हो जाता है, स्किन रैश, स्किन के ऊपर कैसा रैश देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो जनरलाइज फॉर्म में हमने कॉज और साइन हमने सिम्टम्स हमने बताया। अब मेन चीज पे आते हैं ट्रीटमेंट। अब किसी को अगर स्किन इचिंग हो रहा है, एक्जिमा हो रहा है, स्किन इन्फेक्शन हो रहे हैं तो उसको हमें क्या देना है ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, पहले होम रेमिडीज की बात करेंगे, देन हम एलोपैथिक मेडिसिन पे आएंगे। तो जैसा कि जिसको इचिंग हो रहा है तो घरेलू इलाज क्या करना है, सबसे पहले हमें कोल्ड कंप्रेस एप्लीकेशन ऑन द अफेक्टेड पार्ट, यानी जिस पार्ट पे आपको जिस स्किन के पार्ट पे आपको इचिंग हो रहा है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, आइस का एक गोला लेंगे, ठीक है ना, जैसे आइस पैक भी आता है उसको उस एरिया पे रखना है जहाँ पे आपको इचिंग हो रहा है, ठीक है। उसी मेथड को बोलते हैं कोल्ड कंप्रेस एप्लीकेशन ऑन अफेक्टेड पार्ट, है ना। उसके बाद आ जाता है यूज स्किन मॉइस्चराइजर एंड लोशंस, ठीक है। ये कुछ मॉइस्चराइजर होते हैं, जिसका ड्राई स्किन होता है, ड्राई स्किन की वजह से अगर आपको इचिंग हो रहा है तो वहाँ पे आपको स्किन मॉइस्चराइजर आते हैं बहुत सारे, लोशन मॉइस्चराइजिंग लोशंस आते हैं बहुत सारे, उसको आपको लगाना है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप आगे देखते हैं टेकिंग ल्यूक वार्म और ओटमील बाथ, यानी कभी कभी देखा गया गुनगुने पानी से नहाना है और ओटमील बाथ लेना है, ठीक है, तो उससे भी इचिंग खत्म होता है। फिर टेक बाथ विद नीम लीफ एक्सट्रैक्ट इन वाटर। तो ये सब घरेलू इलाज है, जैसे नीम का पत्ता होगा उसको आप पानी में बॉयल करेंगे और उस पानी को जो है उस पानी से फिर लीफ को निकाल के उस पानी को आप जहाँ नहा रहे हो तो उस बकेट में मिला के, ठंडे पानी से मिला के उसको नहाने से भी आपको काफ़ी राहत मिलती है। उसके बाद आता है आगे देखते हैं टेक प्रॉपर बाथ यूजिंग मेडिकेटेड सोप, ठीक है। कुछ मेडिकेटेड सोप आते हैं जिसको नहाने के टाइम आप यूज़ करो, उसको लगाओ, तो उससे भी क्या होता है कि बहुत रिलीफ मिलता है। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जैसे मेडिसिन शॉप में आपने देखा होगा ओवर द काउंटर के ऊपर रखा रहता है, जैसे हाइड्रोकोर्टिजोन क्रीम है, उससे भी लगाने से राहत मिलती है। जैसे एंटी हिस्टामाइन टैबलेट, अगर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से आपको इचिंग हो रहा होगा तो एंटी हिस्टामाइन टैबलेट लेने से आपको आसानी मिलेगी, ठीक है। तो ये जो था वो ट्रीटमेंट था जो कि होम रेमिडीज के फॉर्म में हम क्या क्या कर सकते हैं। अब आता है 5 बेस्ट मेडिसिन फॉर एक्जिमा। अब मेडिसिन की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया
कि कौन-कौन से मेडिसिन कब देना है, तो उसकी बात करेंगे। तो 5 बेस्ट मेडिसिन है एक्जिमा के लिए। पहला आता है सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है ना? यानी हमें वैसा ऑइंटमेंट लेना है जिसमें सल्फर हो। सल्फर होता है इची स्किन के लिए, उससे बहुत रिलीफ मिलता है। फिर एक आता है कैलेमाइन लोशन, है ना? कैलेमाइन लोशन से भी जहाँ पे आपको इचिंग हो रहा है वहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे तो उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है। एंटी हिस्टामाइन टैबलेट हो गया, एंटी फंगल एजेंट्स हो गए। एंटी फंगल एजेंट्स में क्रीम भी आते हैं, पाउडर भी आते हैं, ऑइंटमेंट भी आता है ना? टैबलेट के फॉर्म में भी आते हैं। तो ये आपको डॉक्टर जब आपके पास स्किन की डिजीज़ होगी, स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा, तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो टाइम टू टाइम अच्छे से गाइड करेंगे आपको कि कौन सा एंटी फंगल एजेंट आपके लिए सूट करेगा, सूटेबल होगा, ठीक है? तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए और हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहें तो हम भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है? तो हमसे भी ले सकते हैं। उसके बाद आता है ओटीसी क्रीम एंड ऑइंटमेंट। ओटीसी मतलब होता है ओवर द काउंटर, जो मेडिसिन शॉप पे काउंटर के ऊपर कुछ ऐसे क्रीम्स ऑइंटमेंट वो रखते हैं कि वो उसको भी यूज़ करने से होता है, ये रिलीफ मिलेगा आपको, ठीक है? तो आप सबसे पहले देखते हैं सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, यानी सल्फर फॉर इची स्किन क्या-क्या होते हैं। तो सल्फर जो है वो सल्फर इज़ अप्लाइड टू द स्किन फॉर डैंड्रफ एंड इची स्किन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय माइट्स, जिसको स्कैबीज हुआ है उसकी बात हो रही है। तो सल्फर जो है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो स्किन के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, जैसे जहाँ-जहाँ पे ड्राई स्किन होगा, इची स्किन होगा, है ना? डैंड्रफ टाइप का स्किन होगा जहाँ से निकलेगा डेड स्किन, तो वहाँ पे इसको हमें अप्लाई करना है। ये ऑइंटमेंट भी इसका आता है, इसका सोप भी आता है, इसका क्रीम भी आता है, ठीक है? इट इज़ आल्सो अप्लाइड टू द स्किन फॉर एक्ने एंड स्किन रेडनेस। अगर एक्ने हो रहा है आपको, है ना? स्किन रेडनेस हो रहा है तो वहाँ पे भी हम इसको लगा सकते हैं। और नहाने के टाइम हमने दिखाया है इमेज में, सल्फर एंड सैलिसिलिक एसिड ये सोप आता है, आप इसको भी नहाने के टाइम यूज़ कर सकते हो और नहाने के बाद आप को ये लगा सकते हो। फिर आता है कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन जो होते हैं ये मेनली यूज़ होता है एज एंटीसेप्टिक एंड एस्ट्रेंजेंट। एस्ट्रिंजेंट के फॉर्म में ये यूज़ होता है, एंटीसेप्टिक होते हैं ये, यानी जो भी इन्फेक्शन वगैरह है जो भी उसको ख़त्म करने के लिए ये कैलामाइन लोशन होता है। तो इसको हम कहाँ-कहाँ यूज़ करेंगे, जैसे आपका स्किन इन्फेक्शन हो रहा है एक्जिमा की वजह से या इम्पेटिगो की वजह से या सनबर्न की वजह से होता है। कभी-कभी हम लोग बाहर जाते हैं, धूप बहुत तेज़ हो रही है तो वहाँ पे स्किन बर्न हो जाता है सनबर्न की वजह से, तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। डर्माटाइटिस हो गया, डर्माटाइटिस की वजह से अगर स्किन में इचिंग हो रहा है ना? इचिंग या किसी भी और रीज़न से इचिंग हो रहा है तो कैलामाइन लोशन यूज़ करेंगे। या वेरिकोज़ अल्सर की वजह से इचिंग हो रहा है तो वहाँ पे हम कैलामाइन लोशन यूज़ करेंगे, है ना? सोरियासिस जैसा कि बताइए कि स्किन डिजीज़ होता है जिसमें पूरे बॉडी में जो होता है वो ब्लिस्टर टाइप का हो जाता है और ठीक है, ब्लिस्टर और घाव टाइप का हो जाता है, वो टाइप का इस पूरे स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है तो हम वहाँ पे कैलामाइन लोशन यूज़ कर सकते हैं। कुछ कैलामाइन लोशन के यहाँ पे प्रोडक्ट हैं, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। इमेज में इसलिए हमने दिखाया है, थोड़ी आसानी होती है रिकॉग्नाइज़ करने में, पहचानने में, ठीक है? तो ये इस नेम से आता है, आप किसी भी ब्रांड का लेके यूज़ कर सकते हो, ठीक है? बाकी आप अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए या हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए। उसके बाद आता है एंटी हिस्टामाइन ड्रग होते हैं, इसका टैबलेट लेने से भी कभी-कभी जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी एलर्जेंस की वजह से, कुछ एलर्जी की वजह से स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन इचिंग होने लगती है, ठीक है? तो उसमें है ना ब्रोमफेनिरामाइन दे सकते हैं या सिट्रीज़िन टैबलेट दे सकते हैं या लिवोसिट्रीज़िन टैबलेट दे सकते हैं या क्लोरफेनिरामाइन दे सकते हैं या क्लिमास्टिन दे सकते हैं या डायफिनाइल हाइड्रामाइन दे सकते हैं या फेज़ोफेनाडाइन दे सकते हैं, फेज़ोफेनाडाइन दे सकते हैं या लोराटाडीन दे सकते हैं। इसमें कोई एक देना होता है, ऐसा नहीं कि सारे लेना, नो। इसमें और का मतलब होता है या तो सिट्रीज़िन दीजिए या लिवोसिट्रीज़िन दीजिए
है ना, या क्लोरफेनिनामाइन दीजिए, कोई एक इसमें आपको देना होता है, लेना होता है, सारे नहीं लेना होता है। तो ये भी बहुत फायदेमंद होता है, जो एलर्जी की वजह से अगर स्किन में इचिंग हो रहा है तो, ठीक है। उसके बाद आता है एंटी फंगल एजेंट। एंटी फंगल एजेंट में तो बहुत सारे ऑप्शन है, क्या क्या ले सकते हैं। तो इसमें भी कोई एट अ टाइम कोई एक यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि सारे यूज़ करने हैं, नहीं, है ना, एट अ टाइम कोई एक यूज़ करना है। एक हमने वीडियो बनाया है फंगल इन्फेक्शन करके, इसी चैनल पर डला हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने प्रॉपर डोज और ड्यूरेशन ऑफ ड्रग, कितने डोज में लेना और कब कब लेना, वहाँ पे मैंने बताया है, तो आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लोट्रीमाजोल ये भी ले सकते हैं, इकोनाजोल हो गया, म्यूकोनाजोल हो गया, ऑक्सीकोनाजोल हो गया, केटोकोनाजोल हो गया, फ्लूकोनाजोल हो गया, ठीक है। तो ये सारे मेडिसिन होते हैं जिसको हम लोग एंटी फंगल एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं स्किन इन्फेक्शन के लिए। जैसे यहाँ पे और भी है, इट्राकोनाजोल हो गया, वेरिकोनाजोल हो गया, तो इसमें भी कोई एक लेना एट अ टाइम पे, ठीक है। तो एंटी फंगल एजेंट में जो होते हैं वो क्रीम के फॉर्म में भी आते हैं, ऑइंटमेंट के फॉर्म में भी आते हैं, पाउडर के फॉर्म में भी आते हैं, टैबलेट के फॉर्म में भी आते हैं। टैबलेट खुद से ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसका क्या डोज रहेगा, है ना, कितने क्वांटिटी में और किस डोज में देना है, तो वो चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ठीक है। समटाइम्स डोज बहुत मायने रखता है कि किस डोज में लेना है, ताकि उसको जल्दी रिकवर हो, जल्दी से जल्दी वो चीज़ें हील हो, ठीक है। और हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हो एंटी फंगल इन्फेक्शन के बेसिस पे मैंने बताया है। तो जो पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 मेन ट्रीटमेंट का है, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन डिजीज के नाम से होगा, पार्ट 2 उसको आप देखें पूरा, तो उसमें डोज और ड्यूरेशन दोनों मेंशन किया हुआ है। अब जैसे एंटी फंगल, कुछ एंटी फंगल मेडिसिन हो गए, जैसे फंगल एंटी फंगल एजेंट में आता है ना, एंटी फंगल क्रीम भी आते हैं, ओरल एंटी फंगल्स भी होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ओरल एंटी फंगल अपने से मत लो, आप डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। एंटी इचिंग आते हैं, इसी में एंटी फंगल सोप होते हैं, एंटी फंगल पाउडर होते हैं, जो कि प्रिस्क्राइब करते हैं लोगों को यूज़ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है ओवर द काउंटर क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट। जब आप देखे होंगे मेडिसिन शॉप में कुछ ऐसे क्रीम होते हैं और शॉप होते हैं जिसको यूज़ करने से भी होता है। जैसे एक आता है वेटनोवेट इन आता है, ठीक है ना, जिसको यूज़ करने से स्किन के इन्फेक्शन ख़त्म होते हैं। जिसमें बीटामिथाजोन क्रीम होते हैं, वाइट ऑइंटमेंट होते हैं, वाइट फील्ड ऑइंटमेंट होते हैं, जैसे बीटेक्स वगैरह होता है ना। और कोशिश करें कि स्टेरॉइड ऑइंटमेंट और स्टेरॉइड क्रीम ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें होता है कि स्टेरॉइड लेने से फॉर द टाइमिंग जो है वो उस चीज़ को सप्रेस कर देता है, ठीक है, परमानेंट क्योर नहीं करता है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड जो होती है वो किसी भी स्किन इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म नहीं करता है, वो जो है बस उस चीज़ को सप्रेस कर देता है कुछ टाइम के लिए, फिर आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो ये सारा था ऑइंटमेंट एंड क्रीम के ऊपर एलोपैथिक। अब मैंने जो शुरू में बात की थी कि कोल्ड कंप्रेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इचिंग, तो इसमें सबसे पहले क्या करना, इमेज में आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने बताया था कि जहाँ पे आपको इचिंग हो रहा है वहाँ पे आइस पैक आप रखें कुछ देर के लिए, ठीक है। उससे क्या होगा, इचिंग में राहत होती है। ये सब क्या है, घरेलू इलाज, होम रेमिडीज। इसमें क्या करना होता है, कूल, एक ठंडा और वेट क्लॉथ और आइस पैक, ठीक है, हेल्प्स टू रिलीव द इरिटेटेड और इची स्किन, है ना, वहाँ पे रखना है, वो आपको रिलीफ देगा। द कोल्ड कंप्रेस इज अप्लाइड टू अफेक्टेड एरिया एंड हेल्ड फॉर 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। कोल्ड कंप्रेस जो ये है, इसको कम से कम 5 से 10 मिनट इसको रखना है, तो आपको आराम मिलेगा। कोल्ड द कूल टेम्परेचर कैन हेल्प रिड्यूस इचिंग, ठीक है ना। अब यहाँ बोला गया जो हम ये को आइस पैक रख रहे हैं, तो ये जो कूल होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, कूल होगा, ठंडा होगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर भी कूल होगा, तो वो आपको इचिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। कुछ ऐसे होते हैं स्किन मॉइस्चराइज़र फॉर इचिंग, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिसका ड्राई स्किन है, तो वो स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए स्किन मॉइस्चराइज़र आता है, जिसको आप यूज़ करोगे तो आपका स्किन जो रहेगा वो थोड़ा वेट वेट रहेगा, तो आपको स्किन इचिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है
इफ द रीजन फॉर इचिंग इज ड्राई स्किन, मतलब अगर ड्राई स्किन की वजह से इचिंग हो रहा है, देन इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड स्किन मॉइस्चराइजर टू द मॉइस्चर टू द स्किन। ठीक है, अगर वही बोला गया ड्राई स्किन की वजह से अगर आपको इचिंग हो रहा है तो स्किन मॉइस्चराइजर यूज करना है, जो कि स्किन को वो थोड़ा थोड़ा मॉइस्चराइज करेगा, गीला रखेगा, तो स्किन में इन्फेक्शन नहीं होगी, तो इचिंग नहीं होगा। दिस टाइप माइनर इचिंग, ये जो होता है किसके लिए, तो माइनर इचिंग अकर्स ड्यू टू ड्राई स्किन, सो इट कैन बी इजिली ट्रीट विद स्किन मॉइस्चराइजर। ठीक है ना, कभी कभी देखने को ये मिला है कि ये माइनर टाइप का कुछ इचिंग होता है जो कि ड्राई स्किन की वजह से होता है, तो वो हम स्किन मॉइस्चराइजर यूज करेंगे तो बस आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टेकिंग लीक वार्म और ओट मिल बाथ, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया। इसमें क्या करेंगे, लीक मिल बाथ लेंगे, यानी गुनगुने पानी से हम नहाएंगे तो उससे भी रिलीफ मिलता है। अब इसमें क्या करना है, बाथ इन विच द पेशेंट बॉडी एक्सेप्ट हेड इन is immersed in water from 94 to 96 Fahrenheit or 34.4 डिग्री सेल्सियस टू 35.6 डिग्री सेल्सियस। तो इतना ही गर्म पानी रखना है, यानी सिंपल लैंग्वेज में आप इतना गुनगुना पानी रखो कि आप अपने आप को उस बकेट के अंदर डाल सको। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला गया हेड को छोड़ के अपना सर वाला पोर्शन हटा के शोल्डर से लेके पूरा नीचे तक आप उसमें अपने आप को इमर्ज कीजिए, डुबाइए, और 15 से 60 मिनट तक आपको मिनिमम रखना है। मिनिमम 15 मिनट और मैक्सिमम 60 मिनट। ठीक है, इतने देर रखना है आपको। तो ये 2-4 दिन में एक बार कर लें तो इससे क्या होगा, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा स्किन मॉइस्चराइजर में। अगर आप मेडिसिन नहीं ले सकते हो, है ना, आप कोई क्रीम नहीं लगा सकते हो, कोई ऑइंटमेंट नहीं लगा सकते हो, तो ये एक आपको क्या है, होम रेमिडीज है जिसको आपको करना चाहिए, उससे बहुत रिलीफ मिलेगा। या ओटमील बाथ लीजिए, है ना। अब यहाँ बोला गया इन लीक वार्म वाटर ऐड डाई ओटमील एंड सोप फॉर अबाउट द 10 to 15 मिनट्स। तो वही चीज बताएं, आफ्टर बाथ जेंटली पेट योर सेल्फ, जब बात करके आओ तो धीरे धीरे अपने आप को पेट करो। उसके बाद आता है टेक प्रॉपर बाथ यूजिंग मेडिकेटेड सोप, ये भी किया। उसके बाद या तो आप जो भी, जैसा कि ऊपर हमने बताया, बहुत सारे मेडिकेटेड सोप आता है ना, उसको आप नहाने के टाइम यूज करो। और जैसे नॉर्मल कोई सोप यूज करते हो तो मेडिकेटेड सोप आप यूज करिए नहाने के ऊपर सोप, तो उससे भी आपको रिलीफ होगा। लेकिन मेडिकेटेड सोप मेनली कंटेन फॉलोइंग इंग्रेडिएंट विच हेल्प टू इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज एंड इचिंग, यानी मेडिकेटेड सोप जो होगा उसमें ये सारे में कोई एक भी ऑइंटमेंट होना जरूरी है, इंग्रेडिएंट। ठीक है ना, कोई एक भी इंग्रेडिएंट होना ज़रूरी है मेडिकेटेड सोप में, जब आपको रिलीफ मिलेगा। या तो एंटी फंगल एजेंट कोई होना चाहिए, या एंटी इचिंग एजेंट्स कोई होने चाहिए, या स्किन मॉइस्चराइजर एजेंट कोई होने चाहिए सोप के अंदर, या एंटीसेप्टिक एजेंट होने चाहिए, या एंटीबायोटिक्स या फ्रेगरेंस। तो ये आप जब मेडिकल शॉप पे आप जाएंगे, उसको बोलेंगे मेडिकेटेड सोप दीजिए स्किन इचिंग के लिए, तो आपको निकाल के दे देंगे। उसमें ये सारे चीज़ में होता है, वो कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद कुछ होते हैं हर्बल होम रेमिडीज फॉर इचिंग, जैसे नीम का मैंने बताया है ना, नीम के को पानी में थोड़ा गुनगुना करके उसके पानी को नॉर्मल पानी में मिला के आप नहाइए। ठीक है, उसके बाद एलोवेरा आता है, उसको भी आप लगा सकते हैं जिस्म के ऊपर। ठीक है, और जैसे नीम का पत्ता होता है उसका भी पेस्ट बना के आप लगा सकते हो। कोकोनट ऑयल होता है उसको भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सारा क्या था इचिंग के बारे में। अगर किसी को कोई इश्यू आता है ना, कोई कन्फ्यूज़न आती है, कोई क्वेरीज आती है, तो आप हमें मेल भी कर सकते हो, और आप हमें कमेंट करके बताइए। और मेरा नंबर नोट कर लीजिए 7678353409, इस पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो अपने नाम और एड्रेस के साथ। हम ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको हम एक टाइम देंगे, उस टाइम पे आप आए सारा सिम्टम्स लेके, फिर हम आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। ये ऑल अबाउट क्या था इचिंग के बारे में। इचिंग जो होता है रेनी सीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो हालांकि इचिंग
जो होता है वो कभी भी हो सकता है, उसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। बट रेनी सीजन में मॉइस्चराइजर जब ह्यूमिडिटी वाला सीजन होता है तो उसमें ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो सबके लिए, जो मेडिकोज हैं उनके लिए भी, जो नॉन मेडिकोज हैं उनके लिए भी। तो आप अच्छे से इस चीज़ को समझिए और हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ था स्किन इचिंग के बारे में, जो कि बहुत आज के डेट में ये कॉमन डिजीज होता जा रहा है। ठीक है, और आप जो है अपना टॉवल, अपना इनर वियर है ना, और आपका बनियान, ये सब डेली आप चेंज करो। और एटलीस्ट जितने मेंबर हो घर में, अपना अपना टॉवल सब लोग अलग यूज़ करो, हो सके तो सॉप भी सब लोग अलग अलग यूज़ करो। वैसे इंडियन कल्चर में तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर चाहें तो कर सकते हैं। अपना अपना सोप अलग रखिए, टॉवल्स अलग रखिए, तो उससे आपको स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होगा। ठीक है ना, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और पसंद आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना। ओके, थैंक यू सो मच।